संदेशा मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के राष्ट्र कवि या फिर कहूँ कि आधुनिक काल के तुलसी की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। अब तुलसी की काव्यगत विशेषताओं से आप ये भ्रम में मत रहिए कि आज मैं तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर बात करूंगा। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने आधुनिक काल की तुलसी इसलिए कहा क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी भी कहा जाता है और राष्ट्र कवि तो वो है ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे, जिसको काव्य की प्रवृत्तियां भी कही जाती है या फिर काव्य सौष्ठव भी कही जाती है। दोस्तों, उस सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि आपको और मुझे, हम सभी को ये पता है कि हम लोगों के देश को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों के देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराया। जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम लोगों के देश की आज़ादी की बात करते हैं, तो हम लोगों के सामने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह आदि आदि फ्रीडम फाइटर्स के नाम सामने आते हैं। तो हम लोगों को पता है कि यही वो फ्रीडम फाइटर्स है जिन लोगों ने हम लोगों के देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराया। लेकिन क्या आपको पता है, इन फ्रीडम फाइटर्स के अतिरिक्त और एक ऐसी वर्ग है जिनका हम लोगों के स्वतंत्रता में, आज़ादी में बहुत बड़ी हाथ रही है, बहुत बड़ी योगदान रही है। क्या आपको पता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम लोगों के देश के रचनाकारों की, साहित्यकारों की, जिनको आप कवि के रूप में जानते हैं, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। क्या आपको पता है हम लोगों के देश के आज़ादी में फ्रीडम फाइटर्स का जितना बड़ा योगदान रहा है, उतना ही बड़ा योगदान इन रचनाकारों का भी रहा है। ये बहुत ही दुखद की बात है कि आज हम जब देश के आज़ादी के विषय में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम फ्रीडम फाइटर्स के विषय में तो अवश्य पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पढ़ाया जाता कि हम लोगों के साहित्यकार का, हम लोगों के रचनाकार का, हम लोगों के देश के आज़ादी में कितना बड़ा योगदान रहा है। जितना बड़ा योगदान हम लोगों के देश के आज़ादी में फ्रीडम फाइटर्स का रहा है, उतना ही बड़ा योगदान रचनाकारों का भी रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि उन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की भांति हथियार नहीं उठाए अपने हाथों में, लेकिन उन्होंने जो कलम उठाया, क्या वो हथियार से कम थी? वे वही वर्ग है जिन लोगों ने देश के जनता में स्वतंत्रता के लिए जोश भरा, देश के निवासियों को घर के चार दीवारी से निकलकर स्वतंत्र संग्राम में जुड़ने के लिए इन लोगों ने प्रेरित किया। आज हम जब देश की आज़ादी के विषय में पढ़ाते हैं तो हम क्यों नहीं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ाते हैं, हम क्यों नहीं प्रेमचंद को पढ़ाते हैं, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, धूमिल, दुष्यंत कुमार, इन सब रचनाकारों को हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ना जाने ऐसे कितने रचनाकार हैं जिन लोगों ने देश के आज़ादी के लिए रचनाएं लिखी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उन लोगों के विषय में पढ़ाई अवश्य जाती है, लेकिन पर्टिकुलर बेसिस में पढ़ाया जाता है। 9, 10, 11, 12 में आपको रचनाकार अवश्य मिलते हैं, परंतु उनकी कुछ रचना, कविता दी जाती है, उनकी कुछ कहानियाँ दी जाती है और उनके विषय में बस इतू सा आपको जानकारी दी जाती है। अगर आप मानकर चलिए, आगे चलकर अगर आप हिंदी के विषय को नहीं लेंगे, आप किसी अन्य विषय को चुनेंगे, तब तो आप इन रचनाकारों के योगदान से वंचित ही रह जाएंगे। हाँ, अगर आपने हिंदी साहित्य को लिया, हिंदी को विषय लिया, तब तो डेफिनेटली आपको इनके विषय में पढ़ने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आगे चलकर आपको ये भी पता चलेगा कि इनका भी हम लोगों के देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक महान कवि की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जिनका हम लोगों के देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया, तो आज हम लोग उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में जैसा कि आपको पता है, हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन वृत्त पर बात करेंगे।
मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 को चिरंगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिरंगांव झांसी के आसपास स्थित है, तो वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जो है वे आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कवि एवं साहित्यकार थे। मैथिली शरण गुप्त पहले ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के आज्ञा के अनुसार उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। तत्पश्चात उनकी रचनाएं जो है उस समय की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छपने लगी, और सरस्वती पत्रिका के संपादक स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम रामचरण, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम श्री रामचरण तथा माता का नाम काशीबाई है। मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने घर में ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन किया। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि का नाम का खिताब उन्हें कैसे मिला? जब उनकी रचना भारत भारती, अमर प्रीति रचना भारत भारती प्रकाशित हुई, तब महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित किया। वहीं इनको आधुनिक काल के तुलसी भी कही जाती है। आधुनिक काल के तुलसी क्यों? क्योंकि ये भी एक राम के भक्त थे और इनकी अधिकतर रचनाएं जो है वे पौराणिक कथाओं पर, रामायण पर, महाभारत पर आधारित होती थी, इसलिए इनको आधुनिक काल का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचावटी, भारत भारती, द्वापर, विश्व वेदना, किसान, जय भारत आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त को सन 1935 को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार उनको उनकी किस रचना के लिए दी गई? साकेत के लिए दी गई। वहीं मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया और ये पुरस्कार भी उनको उनकी रचना साकेत के लिए दी गई। वहीं पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये सब बिंदु जो है वे आपके काव्यगत विशेषताओं पर एज ए इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही है, साथ ही साथ ये सब बिंदु जो है आपको आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं दद्दा नाम से किस कवि को संबोधित किया जाता है, इसी तरह से आधुनिक काल के तुलसी कौन है, इस तरह से उनकी पुरस्कार के विषय में पूछ सकते हैं, उनकी रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए ये फ़ायदे की बात है कि इस वीडियो में आपको काव्यगत विशेषताएं तो पढ़नी ही है, काव्यगत विशेषताओं के विषय में तो आप जानेंगे ही साथ आप थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे महान राष्ट्र कवि की मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 को लगभग 78 वर्ष की आयु में हो जाती है। अब आगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल उदाहरण सहित। दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त को वर्णित किया गया है तो परीक्षा में हो सकता है आलोचनात्मक प्रश्न के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो है वे राष्ट्र कवि है, इस बात को निर्धारित कीजिए। कोई चिंता की विषय नहीं है, अगर आपसे उनकी काव्यगत विशेषताएं भी पूछे या फिर वे राष्ट्र कवि है, इस बात को निर्धारित कीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछते हैं तो आज मैं आपको जो उनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ाने वाला हूँ आप इसी को लिखिएगा। लेकिन बस अगर आपसे वे राष्ट्र कवि है इस बात को निर्धारित कीजिए, प्रश्न पूछते हैं तो आपको करना क्या है, जो मैं बिंदुएं बना रहा हूँ उन बिंदुओं को आपको हटा देना है। बिंदुओं को ना लिखने के बजाय आपको पैराग्राफ में चीज़ों को लिख दीजिए, वो भी हो जाएगा। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय भावना छिपी हुई है, राष्ट्रीय भावना की चित्रण मिलती है, इसलिए घुमा फिरा कर बात एक ही है। हम जब मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे तो इनडायरेक्टली हम उनकी राष्ट्रीय
भावना पर भी बात कर रहे होते हैं। तो लिखना आपको एक ही है, बस यही कि आप उसको पॉइंट पॉइंट ना बनाकर पैराग्राफ में लिख दीजिएगा और उदाहरण एज इट इज़ दे दीजिए, कोई परवाह नहीं, आप फुल मार्क स्कोरिंग करेंगे। तो उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली काव्यगत विशेषताएं हैं राष्ट्रीय भावना। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि है। वे राष्ट्र कवि क्यों बने? क्योंकि उनकी कविता में राष्ट्रीयता का चित्रण सबसे अधिक मात्रा में हुई है, इसीलिए उनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनकी जो कृति है भारत भारती, ये उनकी सबसे प्रमुख कृति है। इसी कृति के कारण उनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में भारत के अतीत का बहुत ही गौरवपूर्ण वर्णन किया है। उदाहरण सहित आप बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। भूगोल का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष है। गुप्त जी की रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है, देश प्रेम की भावना जो है, वो सबसे अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। उनकी जो रचना है भारत भारती, उस रचना ने भारत के नौजवानों को, भारत के निवासियों को, भारत के जनता को घर के चार दीवारी से निकलकर स्वतंत्र संग्राम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो भारत भारती रचना आई थी, उस रचना के एक एक पंक्तियों में इतनी शक्ति थी कि उसने देश के जनता को, देश के नौजवानों को देश के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि भारत भारती से ही है ये उदाहरण, और बहुत सुंदर उदाहरण है, इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं और बहुत ही याद करने के लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा, इसलिए मैंने आपको आसान आसान उदाहरण, जो आसान भी है और सबसे ज़्यादा प्रचलित उदाहरण रहे, जो आसान भी है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी है। आप लिखिए, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये उनके राष्ट्रीय भावना की काव्यगत विशेषताओं में आप इस उदाहरण को लिख दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त की अगली काव्यगत विशेषताएं हैं भक्ति भावना। जी हाँ, भक्ति भावना भी मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त जो है वे वैष्णव भक्त थे तथा उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण को आदर्श बनाकर उनकी भक्ति कर समाज को एक सशक्त राष्ट्र, मर्यादापूर्ण, स्नेहपूर्ण राष्ट्र स्थापित करने का संदेश दिया। कहने का तात्पर्य कि उनकी भक्ति भावना में भी समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। हम उनकी बहुत ही प्रचलित रचना साकेत की बात करें तो साकेत में उन्होंने उर्मिला के विरह वर्णन की, उर्मिला की व्यथा का जो चित्रण किया है वो बहुत ही अद्भुत है। साकेत में जहाँ वे उर्मिला की व्यथा का चित्रण करते हैं, वहीं वे प्रभु राम के गुणगान भी करते हैं। तो उदाहरण सहित आप साकेत का ही एक सुंदर सा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पय पिया, भक्त वत्सल्या इसी का नाम है, भक्त वत्सल्या इसी का नाम है, और वह लाकेश लीला धाम है। तो इस उदाहरण को आप उनकी भक्ति भावना में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इस उदाहरण में उनकी भक्ति की भावना दिखाई दे रही है, इसलिए इस उदाहरण को आप उनकी भक्ति भावना में लिख दीजिए। उनकी तीसरी काव्यगत विशेषताएं हैं नारी के प्रति श्रद्धा भाव। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त नारी को सदा ही आदर के दृष्टि से देखते थे, वे नारी को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनकी काव्यगत विशेषताओं में ये भी एक प्रमुख है। उनकी अधिकतर रचनाओं में आपने देखा होगा, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में कहीं ना कहीं आपको नारी भी प्रमुख पात्र के रूप में भूमिका निभाती हुई नजर आती है। फिर वो चाहे
साकेत में उर्मिला हो, माँ केकई हो, यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हो, या फिर विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया हो, आदि आदि। इन सब रचनाओं में आप देख सकते हैं कि उन्होंने नारी को ही प्रमुख पात्र के रूप में आपके सामने स्थापित किया है। तो वे नारी के प्रति बहुत ही उदार भाव रखते थे। मैथिली शरण गुप्त ने भले ही प्राचीन नारी के चरित्र को अपने काव्य में स्थान दिया, लेकिन वे प्राचीन नारी के चरित्र के आधार पर वे नवीनता की बात करते हैं। नई परिवेश में नारी को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए उसकी बात करते हैं। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त नारी को पुरुष से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ और सहनशील बताते हैं। इसलिए तो उन्होंने लिखा था, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। तो इसी बिंदु में आप और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण लिख सकते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यही पढ़ सुन जागा पुरुष, आगे पीछे फिर भागा पुरुष, पिया दूध उस आंचल का, उसी को फिर ताका पुरुष। परिवर्तन नियम है सृष्टि का, परिवर्तन नियम है सृष्टि का, नारी नहीं पृथक है सृष्टि से। तो इस उदाहरण को भी आप इस बिंदु पर लिख दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त की चौथी काव्यगत विशेषताएं हैं सामाजिक चेतना। मैथिली शरण गुप्त जो है वे एक समाज सुधारक कवि थे, अतः उनकी काव्यगत विशेषताओं में सामाजिक चेतना भी प्रमुख है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है वे एकता की भाव रखते थे, वे बाल विवाह का विरोध करते थे, वहीं वे विधवा के पुनः विवाह को समर्थन भी देते थे। तो यहाँ पर उनके समाज के प्रति उदार भाव देखी जा सकती है। वे देश के जनता को जागरूक कराते थे और वहीं वे समाज में रूढ़ियों को दूर कर एक सशक्त समाज के गठन के लिए बात करते थे। तो यहाँ पर हम उनके समाज के प्रति उदार भाव को देख सकते हैं। तो इसी बिंदु पर आप एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, इसको आप लिख सकते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा नीच, मनुष्य सबसे ऊंचा है, मान्य मही मंडल के बीच। तो यहाँ पर आप उनकी सामाजिक चेतना देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की पांचवी काव्यगत विशेषताएं हैं मानवतावाद। जी हाँ, मानवतावाद भी मैथिली शरण गुप्त की कविता में एक प्रमुख विशेषता रही है। मैथिली शरण गुप्त जो है वे मानवता का सही अर्थ को आपको बताते हैं। एक मनुष्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए, उसका कर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य के जीवन के परम सत्य का उजागर उन्होंने अपने काव्य द्वारा किया है। और एक अच्छे और सच्चे मनुष्य को किस प्रकार से दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए, किस तरह से दूसरों के हित के लिए जीना मरना चाहिए, उसकी बात करते थे। तो मानवतावाद भी उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। तो मानवतावाद में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि विचारु लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिसमें उन्होंने मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार से लोगों के हित के लिए सोचना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के हित के लिए जीना मरना चाहिए, इसकी बात की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये हम लोगों का जो शरीर है ये नश्वर है, इसको नष्ट होना है। तो जिस शरीर को नष्ट होना है तो मृत्यु से क्यों डरना, अगर मरना ही है तो मरते मरते ऐसे मरे कि देश के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर मरे, ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। वरना तो हम पशु की भांति ही हो जाएंगे। जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है कि वे अपने पेट के लिए सिर्फ जीता है, अगर हम मनुष्य होकर भी केवल अपने लिए जिएंगे, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, तो पशु और हम में क्या अंतर रह जाएगा। उनकी छठी काव्यगत विशेषताएं है पौराणिक कथाओं का आधार, या फिर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कवि। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त की अधिकतर रचनाएं जो है वे पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थी। उन्होंने भारत के संस्कृति का,
बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति अपने काव्य के द्वारा किया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने भारत के अतीत का बहुत ही गौरवपूर्ण एवं बहुत ही प्रभावशाली अभिव्यक्ति अपने काव्यों में किया है। फिर वो चाहे उनकी रचना साकेत की बात करें, यशोधरा की बात करें, पंचावटी की बात करें, जयद्रथ वध की बात करें, तो इन सभी में उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधार बनाया है और उन पौराणिक कथाओं के भारत के अतीत के, भारत के संस्कृति का बहुत ही सुंदर प्रभावशाली वर्णन अपने काव्यों में किया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो पौराणिक कथाओं को आधार तो अवश्य बनाते थे, वे अपने काव्य में पौराणिक कथाओं को आधार जरूर बनाते थे, परंतु पौराणिक कथाओं के आधार पर वे समाज में नवीनता की बात करते थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं को केवल आधार बनाया, केवल अपने काव्य का माध्यम चुना। उस माध्यम के बदौलत वे तत्कालीन भारत में, तत्कालीन समाज में नवीनता की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, नए समाज की गठन की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य कि वे तत्कालीन समाज में, परिवेश में बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु क्रांति मचाने आया। तो यहाँ ये प्रभु राम के द्वारा जनता को ये बता रहे हैं कि प्रभु राम जो है आर्यों के आदर्श को बताने आए थे और मानव के सम्मुख धन को तुच्छ और छोटा बताने आए थे। वहीं मानव समाज में सुख शांति और क्रांति के लिए आए थे। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं गांधीवादिता। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी जो है वे महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। महात्मा गांधी उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। वे अहिंसा से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनसे भी मैथिली शरण गुप्त जी जो है प्रभावित थे। तो उनकी काव्य में कहीं कहीं गांधीवादिता की झलक भी देखी जा सकती है। तो उदाहरण सहित आप एक पंक्ति लिख सकते हैं कि दुख शोक जब जो आ पड़े, दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्यपूर्वक सब सहो, धैर्यपूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो इस उदाहरण को आप उनकी गांधीवादिता वाले बिंदु पर लिख दीजिए। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं राजनीतिक चेतना। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है, अतः उनकी कविता में राजनीतिक चेतना भी सबसे अधिक देखी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है वे ब्रिटिश शासन के प्रति बगावत करते थे, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते थे। मैंने इससे पहले आपको बताया कि गांधीवादिता उनकी काव्य की एक विशेषता रही है, लेकिन संपूर्ण रूप से गांधीवादिता उनके काव्य में नहीं है। कहीं कहीं गांधीवादिता की झलक देखी जाती है, लेकिन उन्होंने जहाँ पर विरोध करने की आवश्यकता पड़े वहाँ पर विरोध करना चाहिए, इस बात को भी की है। जरूरत पड़े, जरूरत से ज़्यादा सहना भी गलत है, उन्होंने इस बात की भी बात की है। तो वे ब्रिटिश शासन के प्रति बगावत करते थे, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते थे, एक सुव्यवस्थित समाज की कल्पना करते थे, वे लोगों को जागरूक कराते थे और एक सुव्यवस्थित राजतंत्र की कल्पना करते थे। तो ये सब उनकी राजनीतिक चेतना के पक्ष में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब बात बताई। तो इसमें अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख लीजिए कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वे कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर हमें बगावत भी करनी चाहिए, इसकी बात भी करते हैं। तो इसी बिंदु पर आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे आज ये समस्याएं सभी। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है, इसलिए मैंने आपको इस उदाहरण को भी लिख लिया। आप चाहे तो दोनों ही उदाहरण को लिख सकते हैं या फिर आपको दोनों में से जो अच्छी लगे आप उसको भी लिख सकते हैं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त एक प्राकृतिक चित्रण के कवि नहीं थे, परंतु प्राकृतिक चित्रण के कवि ना होते हुए भी उन्होंने प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, बहुत ही सुंदर वर्णन अपने काव्य में किया है। अगर उनकी प्रकृति चित्रण की बात करें तो उनकी काव्य जो है पंचावटी, वहाँ पर हम उनकी प्रकृति चित्रण को देख सकते हैं। पंचावटी में उन्होंने भारत के संस्कृति के साथ साथ ही प्राकृतिक चित्रण का भी बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया है। उदाहरण सहित आप एक पंक्ति देख सकते हैं कि
चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये बहुत ही सुंदर उनका प्राकृतिक चित्रण है। सो गाइस, अब तक जो हमने उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात की, ये उनकी भाव पक्ष के अंतर्गत आती हैं। अब हम उनकी कला पक्ष पर बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की भाषा की बात करें तो सबसे पहले वे ब्रिज भाषा में रचनाएं लिखते थे, परंतु एक बार वे महावीर प्रसाद के समक्ष गए और उन्होंने कहा कि मेरी जो कविता है मैं सरस्वती पत्रिका में छपाना चाहता हूँ। तब उनसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सरस्वती पत्रिका में तो बहुत सारे रचनाकार हैं जो अपने रचनाओं को छपाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी रचना ही क्यों छापूँ, वैसे भी तुम तो ब्रज भाषा में लिखते हो, तुम खड़ी बोली में तो लिखते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं खड़ी बोली में भी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से उनके आदेश पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदेश पर उन्होंने फिर खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। और मैथिली शरण गुप्त की जो खड़ी बोली हिंदी है वो बहुत ही परिष्कृत हिंदी होती थी और वहाँ कहीं कहीं तत्सम और तद्भव का प्रयोग भी देखा गया। वह मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य को और प्रभावशाली बनाने के लिए वहाँ पर मुहावरों का प्रयोग करते थे, तुकबंदी का भी प्रयोग करते थे। और हम शैली की बात करें तो वे अपने काव्यिक शैली में वे उद्देश्यात्मक शैली, उसके बाद भावात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैलियों का प्रयोग कर अपने काव्य को रचते थे। वहीं रसों की बात करें तो उनके काव्य में वीर रस भी बहुत ही देखी गई। वीर रस के साथ साथ रौद्र रस, हास्य रस और करुण रस भी देखी गई। तो ये सब रस और भी बहुत सारे रस देखे गए, लेकिन जो मैंने रस आपको बताए, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, ये उनके काव्य में अधिक मात्रा में प्रयोग में आई है। छंदों की बात करें तो हरिगीतिका उनकी काव्य में सबसे अधिक देखी गई। कहने का तात्पर्य कि हरिगीतिका छंद उनके काव्य में सबसे अधिक देखी गई। अन्य छंदों का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया है। अब अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सभी अलंकारों का उन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया है। तो अधिकतर अलंकारों का उन्होंने अपने काव्य में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर बात कर ली। आप किसी भी परीक्षा में इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं लिख देंगे तो ये पर्याप्त रहेगा। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है इस बात को निर्धारित कीजिए, प्रश्न भी पूछे तब भी आप इन्हीं बातों को लिखिएगा। बस मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप बिंदु को हटा दीजिए, जैसे मैंने राजनीतिक चेतना लिखा, सामाजिक चेतना, वे सब ना लिखे, आप केवल पैराग्राफ वाइज लिखे और उसी तरह से उदाहरण को भी देते जाइए, तो ये प्रश्न आपका सटीक रहेगा उस प्रश्न के लिए भी। गाइस, लास्टली आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि आप ही की तरह आपके दोस्तों को भी सहायता प्राप्त हो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना, घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगली बार मैं हिंदी साहित्य से जुड़ी, हिंदी से जुड़ी किसी भी विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य कवि की काव्यगत विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।